Hello friends, in this video lecture I will discuss about basics of transcription। इसके पहले लेक्चर्स में हम लोगों ने रेप्लिकेशन के बारे में डिस्कस किया है और वहाँ पे हम लोगों ने प्रीवियस ईयर में आए हुए कुछ क्वेश्चन को भी डिस्कस किया है। और आप लोग अगर उन लेक्चर को देखना चाहते हैं तो इस लेक्चर के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दी हुई लिंक से देख सकते हैं। और साथ ही साथ आप लोग वहाँ से इंपॉर्टेंट पॉइंट को नोट डाउन करिए और उसको याद रखिए। तो आइए स्टार्ट करते हैं बेसिक्स ऑफ ट्रांसक्रिप्शन से। यहाँ पे इस लेक्चर में हम लोग ये डिस्कस करेंगे कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, जीन क्या होते हैं, सिस्ट्रॉन क्या होते हैं, तो इसके बारे में डिस्कस करेंगे। क्योंकि अगर ये चीज़ें हमको पता रहेंगी तो ट्रांसक्रिप्शन की जो प्रोसेस है वो समझने में हमको आसानी होगा और ईज़िली हम समझ भी पाएंगे। तो और ट्रांसक्रिप्शन हम लोग 3 से 4 लेक्चर में ईज़िली जो है कंप्लीट करेंगे और इससे रिलेटेड कुछ क्वेश्चंस भी डिस्कस करेंगे, जिससे कि आपका पूरा कॉन्सेप्ट क्लियर हो जाए और आपको कोई डाउट ना हो। तो आइए स्टार्ट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन से। तो सबसे पहले हमको पता होना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन होता क्या है। ट्रांसक्रिप्शन इज ए प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ आरएनए फ्रॉम डीएनए। ये तो हो गई नॉर्मल। अब डीएनए हम लोग देखते हैं कि हमारे पास क्या होता है, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है ना, डबल स्ट्रैंडेड डीएनए होता है। तो क्या ये सेम टाइम में दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए के पार्टिसिपेट करते हैं ट्रांसक्रिप्शन में, या सिर्फ एक ही स्ट्रैंड? तो आपको याद रखना है कि ड्यूरिंग ट्रांसक्रिप्शन only one strand is responsible for the formation of RNA। ठीक है, कहीं कहीं आपको RNA मिलेगा, कहीं कहीं आपको mRNA मिलेगा। तो ध्यान दीजिएगा, अगर आपको RNA नहीं दिया है तो mRNA लगा सकते हैं। अदरवाइज़ क्यों हम mRNA, क्योंकि mRNA हम लोग स्पेसिफाई कर दी, क्योंकि अभी हम लोग टाइप ऑफ RNA देखेंगे यहाँ पे। तो बेसिकली हम देखेंगे rRNA, tRNA, mRNA। तो यहाँ पे हम स्पेसिफाई कर दिए हैं mRNA को। बट ट्रांसक्रिप्शन में क्या होता है, जो हमारे पास rRNA का भी फॉर्मेशन होता है, tRNA का भी फॉर्मेशन होता है। तो आपको याद रखना है, इट इज़ अ प्रोसेस इन विच फॉर्मेशन ऑफ RNA फ्रॉम वन स्ट्रैंड ऑफ DNA। ठीक है, वन स्ट्रैंड ऑफ DNA। और जिस स्ट्रैंड को कम्प्लीमेंट्री मान के हमारा न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होता है उसको बोलते हैं हम लोग टेम्पलेट स्ट्रैंड। क्या बोलते हैं? तो टेम्पलेट स्ट्रैंड। तो इन दोनों में जैसे रेप्लिकेशन में क्या होता था, दोनों टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करते थे, लेकिन ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ और सिर्फ एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा। तो अब आपको याद हो जाना चाहिए कि ट्रांसक्रिप्शन में सिर्फ एक ही टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा, जबकि रेप्लिकेशन में दोनों ही टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करते थे। ओके, अच्छा, यहाँ पे जो नया स्ट्रैंड का फॉर्मेशन हो रहा है वो कैसे सिंथेसाइज हो रहा है? जैसे रेप्लिकेशन में क्या देख रहे थे कि यहाँ पे जो टेम्पलेट थे, जो मान लीजिए यहाँ पे कोई न्यूक्लियोटाइड है, उसी की कम्प्लीमेंट्री न्यूक्लियोटाइड जो है ऐड होकर के हमारी पूरी की पूरी न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो जाती थी। ठीक है, तो क्या tRNA ट्रांसक्रिप्शन में भी कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल वर्क करेगा? तो हाँ, यहाँ पे भी क्या करता है, यहाँ पे भी हमारे पास कम्प्लीमेंट्री प्रिंसिपल वर्क करता है। मतलब अगर हमारे पास कोई एक स्ट्रैंड है और यहाँ पे मान लीजिए एडनिन है, ग्वानिन है, साइटोसिन है, थाइमिन है। तो अब यहाँ पे देखिए एडनिन के कम्प्लीमेंट्री क्या होता है, डीएनए के केस में तो थाइमिन होता है, लेकिन यहाँ पे हम बना रहे हैं RNA बना रहे हैं ना। तो RNA के लिए यहाँ पे कम्प्लीमेंट्री क्या, थाइमिन तो आएगा नहीं, तो क्या आ जाएगा, यूरेसिल आ जाएगा। ग्वानिन है तो क्या आ जाएगा, साइटोसिन आ जाएगा। साइटोसिन है तो क्या हो जाएगा, ग्वानिन हो जाएगा। थाइमिन है तो क्या, एडनिन, क्योंकि दोनों में कॉमन होता है। ओके, तो हम देख रहे हैं कि ये जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रहा है RNA का, इसमें जो न्यूक्लियोटाइड ऐड हो रहे हैं वो किसके कम्प्लीमेंट्री ऐड हो रहे हैं, वो हमारे पास जो टेम्पलेट स्ट्रैंड है उसके कम्प्लीमेंट्री ऐड हो रहे हैं। तो यहाँ पे अगर कोई पूछ ले विच प्रिंसिपल गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन, तो कम्प्लीमेंटरिटी प्रिंसिपल गवर्न द प्रोसेस ऑफ ट्रांसक्रिप्शन। ओके, आइए अब यहाँ पे हम लोग अभी डिस्कस किए कि सिर्फ और सिर्फ एक ही स्ट्रैंड जो है वो क्या करता है, पार्टिसिपेट करता है ट्रांसक्रिप्शन में, दोनों क्यों नहीं करते? तो क्यों नहीं करते, उसका रीज़न है। पहला रीज़न ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड जो है एक साथ RNA बनाएंगे, मान लीजिए एक स्ट्रैंड डीएनए का ये है, एक स्ट्रैंड ये है, ठीक है, और इससे बनने वाला RNA ये है, इस तरीके से डॉटेड लाइन से दिखा रहे हैं, और इससे बनने वाला, इस स्ट्रैंड से बनने वाला ये है। तो अब ये देखिए, अगर एक साथ बने तो ये आपस में कम्प्लीमेंट हो जाएंगे, मतलब बॉन्ड बना लेंगे, डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बन जाए। तो क्या हमारा RNA बनेगा, सॉरी, इस RNA से प्रोटीन बनेगी? तो नहीं। तो पहला रीज़न ये है कि अगर दोनों स्ट्रैंड डीएनए के टेम्पलेट की तरह वर्क करें और उनसे RNA बनेगा, तो RNA बनने के बाद वो क्या कर जाएंगे, दोनों स्ट्रैंड आपस में
हाइड्रोजन बॉन्ड बना लेंगे और डबल स्ट्रैंडेड स्ट्रक्चर बना लेंगे, जिससे कि क्या होगा, हमारी नेक्स्ट जो प्रोसेस है ट्रांसलेशन वो नहीं होगी और मतलब प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी। ओके, तो इसलिए क्या होता है कि दोनों स्ट्रैंड जो है डीएनए का साइमल्टेनियसली जो है पेरेंट टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरफ वर्क नहीं करता, सिर्फ और सिर्फ एक ही करता है। ओके, फिर दूसरा रीज़न ये है कि मान लीजिए दोनों स्ट्रैंड जो है वो क्या कर रही हैं, आरएनए का स्ट्रैंड बना रही हैं, तो उससे क्या होगा कि जो हमारे पास प्रोटीन बनेगी, ठीक है, जो हमारे पास प्रोटीन बनेगी, और प्रोटीन का जो बेसिक यूनिट क्या है वो एमिनो एसिड है, तो इससे इस स्ट्रैंड, मान लीजिए ये स्ट्रैंड है, इससे कुछ अलग अमाइनो एसिड की चेन बन जाएगी और इस स्ट्रैंड से कुछ अलग अमाइनो एसिड की चेन बन जाएगी। तो जब ये क्या हो जाएगा कि दोनों एक साथ अमाइनो एसिड की चेन बनाएंगे तो वहाँ पे क्या हो सकता है, कॉम्प्लिकेशंस आ सकते हैं। ठीक है, मतलब जो मैसेज ट्रांसफ़र होना है वो शायद नहीं होगा। ठीक है, इसी के कारण क्या होता है कि एक साथ पे सिर्फ और सिर्फ एक टेम्पलेट स्ट्रैंड क्या कहते हैं, आरएनए के स्ट्रैंड बनाता है, दूसरा नहीं बनाता। अगर ये वाला एक्टिव है तो ये वाला। एक चीज़ और अब याद रखना है कि किस डायरेक्शन में आरएनए स्ट्रैंड की सिंथेसिस होती है। तो हम लोग डीएनए के केस में देख रहे थे 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में सिंथेसिस होती है, तो यहाँ पे भी ट्रांसक्रिप्शन में भी जो न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम ही होगी। मतलब टेम्पलेट का ओरिएंटेशन क्या होगा, 3 प्राइम टू 5 प्राइम। हमारे पास डीएनए का ओरिएंटेशन क्या होगा ट्रांसक्रिप्शन प्रोसेस के लिए, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो हमारे पास न्यू स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगी वो क्या होगी, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। ओके, तो आपने यहाँ पे देखा ट्रांसक्रिप्शन क्या है, कौन सा प्रिंसिपल वर्क करता है, क्यों दोनों स्ट्रैंड एक साथ आरएनए के स्ट्रैंड नहीं, दोनों डीएनए का स्ट्रैंड आरएनए के स्ट्रैंड नहीं बनाते। अब आइए आगे देखते हैं। अब एक टर्म आता है जीन। व्हाट इज जीन? यहाँ पे लोगों को बहुत कन्फ्यूजन होता है कि जीन क्या है, ये डीएनए का सीक्वेंस है कि क्रोमोसोम का पार्ट है, क्या है। तो हम लोग ये देखेंगे कि जीन होता क्या है। तो पहली चीज़ तो आपको याद होना चाहिए, जीन इज डिफाइंड एज फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस। फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस मतलब, इनहेरिटेंस का मतलब क्या होता है कि एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन जो कैरेक्टर ट्रांसफ़र होने की प्रोसेस है, ओके, उसे हम लोग इनहेरिटेंस बोलते हैं। अब यहाँ पे ये उसके लिए फंक्शनल यूनिट का काम कर रहा है, तो एक ये डिफिनेशन हो गई। लेकिन अब हम इसको डीएनए के टर्म में कैसे समझें, तो पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड्स फॉर आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, या हम बोल सकते हैं कोड्स फॉर प्रोडक्ट। प्रोडक्ट हमारा क्या होगा, फाइनली हमारे पास मेन जो प्रोडक्ट है वो हमारे पास प्रोटीन है। तो पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर प्रोडक्ट इज नोन एज जीन। मतलब अगर हमारे पास मान लीजिए डीएनए की स्ट्रैंड ये है, ठीक है, ये स्ट्रैंड है, और इसमें से सिर्फ और सिर्फ जो है इतना पार्ट किसी प्रोटीन को कोड कर रहा है या आरएनए को कोड कर रहा है, तो उसको हम लोग बोलते हैं जीन। ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, जीन। मतलब इसको नहीं बोलेंगे, इसको नहीं बोलेंगे, जो नॉन कोडिंग वाला पार्ट है उसको हम लोग नहीं बोलेंगे, वो उसी बोलेंगे जो कि क्या करेगा, कोड करेगा या एक जनरेशन से दूसरे जनरेशन में इनहेरिटेंस का काम करेगा। ठीक है, उसको हम लोग जीन बोलेंगे। तो देखिए एक हमारे पास डायग्राम है, ये आपके पास डीएनए सीक्वेंस है, और इसमें से क्या हो रहा है, इतना देखिए यहाँ से, और यहाँ वाला पार्ट क्या कर रहा है, कुछ न कुछ प्रोडक्ट सिंथेसाइज कर रहा है, और इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, जीन बोल रहे हैं। तो आपको याद रखना है सीक्वेंस ऑफ डीएनए या पार्ट ऑफ डीएनए विच कोड फॉर आरआरएनए, टीआरएनए और एमआरएनए, या अगर आपको ये तीनों नहीं दिए, सिर्फ प्रोडक्ट दिया है, तो प्रोडक्ट के फॉर्म में कौन सा, डीएनए प्रोटीन, तो उसको बोलते हैं जीन। तो आई थिंक यहाँ पे आपका जीन का कन्फ्यूजन थोड़ा दूर हुआ होगा। तो आपके लिए यहाँ पे दो डिफिनेशन है, जीन इज डिफाइंड ए फंक्शनल यूनिट। अब देखिए फंक्शनल यूनिट क्यों बोले, क्योंकि ये देखिए इसके पास इतना इस रीजन के पास क्या है, इन्फॉर्मेशन है किसी प्रोटीन को कोड करने के लिए या आरआरएनए, टीआरएनए को सिंथेसाइज करने के लिए। ठीक है, अब जब ये नेक्स्ट जनरेशन में ट्रांसफ़र होगा या नेक्स्ट सेल में ट्रांसफ़र होगा तभी तो वो प्रोटीन बन पाएगी। तो इसीलिए हम लोग इसको क्या बोलते हैं, फंक्शनल यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस बोलते हैं। ओके, फिर अब यहाँ पे एक चीज़ और आता है, सिस्ट्रॉन। ये सारे टर्मिनोलॉजी बहुत ही इंपॉर्टेंट है, इसीलिए मैंने एक अलग से इसका लेक्चर तैयार किया है ट्रांसक्रिप्शन मेन मैकेनिज्म स्टार्ट करने के पहले, जिससे कि आपको कोई डाउट ना आए। ठीक है, तो यहाँ पे देखिए सिस्ट्रॉन। व्हाट इज सिस्ट्रॉन? तो सिस्ट्रॉन क्या होता है कि पार्ट ऑफ डीएनए विच है सिग्नल फॉर पॉलीपेप्टाइड। किसके लिए?
पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस के लिए जिसके पास सिग्नल होता है, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं सिस्ट्रॉन। अब यहाँ पे थोड़ा आपको कन्फ्यूजन हो रहा होगा कि पार्ट ऑफ डीएनए तो हम लोग क्या बोल रहे थे, जीन बोल रहे थे, लेकिन अब उस जीन में भी जिसके पास क्या होगा, पॉलीपेप्टाइड मतलब प्रोटीन की सिंथेसिस के लिए अब जहाँ पे सिग्नल होगा उसको हम क्या बोलेंगे, सिस्ट्रॉन बोलेंगे, ठीक है। और ये जो इक्विवेलेंट होता है किसके होता है, स्ट्रक्चरल जीन के। तो कभी कभी पूछ लेता है, ऑप्शन में आपको दे देगा विच इज इक्विवेलेंट टू स्ट्रक्चरल जीन, आपको यहाँ पे सिस्ट्रॉन रहेगा, एक्सॉन रहेगा, इंट्रॉन रहेगा। अभी एक्सॉन इंट्रॉन क्या होता है वो भी हम डिस्कस करेंगे, बट आपको भी क्या याद रखना है, आपने देखा जीन क्या होता है, सिस्ट्रॉन क्या होता है, मतलब अब आपको जीन में भी जो पॉलीपेप्टाइड के लिए क्या रखता है, सिग्नल है जिसके पास, और भी पार्ट ऑफ डीएनए नॉट आरएनए, पार्ट ऑफ डीएनए विच हैव सिग्नल फॉर पॉलीपेप्टाइड सिंथेसिस इज नोन एज सिस्ट्रॉन, या इट इज फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन, फंक्शनल यूनिट ऑफ जीन। और वहाँ पे जीन क्या था, फंक्शनल यूनिट ऑफ हेरिडिटी। तो ये सारी की सारी आपको अलग अलग टर्मिनोलॉजी याद रखनी है, ओके। अच्छा, अब ये जो होगा सिस्ट्रॉन जो है वो मोनोसिस्ट्रॉनिक हो सकता है या पॉलीसिस्ट्रॉनिक भी हो सकता है। मतलब अगर अब मोनोसिस्ट्रॉनिक पॉलीसिस्ट्रॉनिक होता क्या है, इसका भी मतलब हमको समझना है। पहले मोनोसिस्ट्रॉनिक होता किस में है, पॉलीसिस्ट्रॉनिक किस में होता है। मोनोसिस्ट्रॉनिक जो होता है वो होता है यूकैरियोट्स में, ओके। पॉलीसिस्ट्रॉनिक किस में होता है, प्रोकैरियोट्स में होता है। अब मोनोसिस्ट्रॉनिक होता क्या है, ऐसा स्ट्रक्चरल जीन जो वन टाइप ऑफ प्रोटीन सिंथेसिस करे, ठीक है, उसको हम लोग बोलते हैं मोनोसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब मोनो मीन्स होता है सिंगल, ठीक है, मतलब आपके पास कोई जीन सेट है, ये इस तरीके से ये स्ट्रक्चरल जीन है, तो ये सिर्फ और सिर्फ एक ही प्रोटीन को कोड करेगा, एक ही तरीके की, ठीक है। लेकिन अगर मान लीजिए यही आपके पास जीन सीक्वेंस है इस तरीके से, और वो एक से ज़्यादा प्रोटीन को कोड करे, मतलब उसके पास एक से ज़्यादा प्रोटीन को कोड करने के लिए सिग्नल हो, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक, ठीक है। मतलब अब यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक इसलिए भी देखिए, मान लीजिए ये आपके पास 3 स्ट्रक्चरल जीन है, और इसके लिए जो प्रमोटर है और क्या है, टर्मिनेटर है, वो एक ही हो। मतलब मान लीजिए 1 2 3, ये 3 जो है आपके पास अलग अलग जीन हैं जो कि किसी प्रोटीन को कोड कर, मान लीजिए ये ए को कर रहा है, ये बी को कर रहा है, ये सी को कर रहा है, बट ये तीनों जीन क्या है, इनके लिए प्रमोटर क्या हो, एक प्रमोटर हो और एक ही टर्मिनेटर हो। अब आप देखिए यहाँ पे पॉलीसिस्ट्रॉनिक हुआ कि नहीं हुआ, मतलब जो जहाँ पे सेट ऑफ स्ट्रक्चरल जीन विच फॉर्म सिंगल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट एंड सिंथेसाइज डिफरेंट टाइप ऑफ प्रोटीन, जो कि क्या कर रहा है, सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट बना रहा है और 3 अलग अलग पॉलीपेप्टाइड की सिंथेसिस या 3 अलग अलग प्रोटीन की सिंथेसिस करेगा, उसको हम लोग बोलते हैं पॉलीसिस्ट्रॉनिक। मोनोसिस्ट्रॉनिक का मतलब सिंगल ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, सिंगल प्रोडक्ट या सिंगल प्रोटीन, ठीक है, सिंगल प्रोटीन, वन टाइप ऑफ प्रोटीन। बट पॉलीसिस्ट्रॉनिक में क्या होगा, सिंगल ट्रांसक्रिप्शनल यूनिट बट मोर देन वन टाइप ऑफ प्रोटीन। आपको समझ में आया, मोनोसिस्ट्रॉनिक मतलब एक ही ट्रांसक्रिप्शन यूनिट होगी और एक ही प्रोटीन सिंथेसिस होगी, वहाँ पे एक से ज़्यादा नहीं होगी। अगर एक से ज़्यादा होगी तो उसके लिए अलग से प्रमोटर और टर्मिनेटर होगा। पॉलीसिस्ट्रॉनिक में क्या होगा, एक से ज़्यादा प्रोटीन सिंथेसिस होगी बट उसके लिए एक ही प्रमोटर होगा और एक ही टर्मिनेटर होगा। मतलब वहाँ पे एक से ज़्यादा जीन स्ट्रक्चरल जीन है बट उनके लिए प्रमोटर और टर्मिनेटर सेम है तीनों के लिए या 4 के लिए, ठीक है। तो ये जो मोनोसिस्ट्रॉनिक आपको मिलेगा वो किसके केस में मिलेगा, यूकैरियोट्स के केस में, और पॉलीसिस्ट्रॉनिक आपको किसके केस में मिलेगा, प्रोकैरियोट्स के केस में। तो आपको ये भी याद रखना है। अब देखिए स्प्लिट जीन, एक टर्म आता है स्प्लिट जीन। स्प्लिट जीन जो है सबसे पहले इसे रिचार्ड रॉबर्ट एंड फिलिप शार्प ने डिस्कवर किया था और इन्होंने आरएनए स्प्लाइसिंग पे भी वर्क किया था। तो सबसे पहले स्प्लिट जीन को डिस्कवर किसने किया, रिचार्ड रॉबर्ट एंड फिलिप शार्प ने। अब ये स्प्लिट जीन हम बोलते क्यों हैं, तो ये जो है प्रोकैरियोट में नहीं होते, ये यूकैरियोट में बेसिकली मोस्टली आपको देखने को मिलेंगे, ठीक है। ये क्या होते हैं, अगर हम यूकैरियोटिक का जीन देखें तो उसमें जो है कुछ नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस होते हैं और वो कहाँ पे प्रेजेंट होते हैं, कोडिंग सीक्वेंस के बीच में। मान लीजिए ये आपके पास जीन है, ठीक है, ये मान लीजिए आपके पास जीन है और इसमें
कुछ कोडिंग रीजन है, ये कोडिंग रीजन है, और यहाँ बीच बीच में नॉन कोडिंग रीजन है। तो इन नॉन कोडिंग रीजन को हम लोग इस जीन को क्या बोलेंगे, ये जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों है, इसको बोलेंगे स्प्लिट जीन। ओके, और इसमें जो कोडिंग रीजन है उसको बोलते हैं एक्सॉन, और जो नॉन कोडिंग रीजन है उसको बोलते हैं इंट्रॉन। तो ऐसा जीन जिसमें कोडिंग और नॉन कोडिंग दोनों एक साथ प्रेजेंट हो उसको बोलते हैं स्प्लिट जीन। ओके, नॉन कोडिंग वाले को क्या बोलते हैं, इंट्रॉन या इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस। क्या बोलते हैं, इंटरवीनिंग सीक्वेंसेस, या हम लोग बोल सकते हैं इसको कोडिंग वाले को क्या बोलेंगे, एक्सॉन या कोडिंग सीक्वेंसेस बोलेंगे। क्या बोलेंगे, कोडिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, तो अब आप देखिए क्यों हम स्प्लिट जीन बोले, क्यों इसलिए स्प्लिट जीन बोले, क्योंकि यहाँ पे देख रहे हैं कि कोडिंग के बीच बीच में ये नॉन कोडिंग वाले पार्ट प्रेजेंट हैं, मतलब ये स्प्लिट कर रहे हैं कोडिंग वाले को, इसीलिए इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्प्लिट जीन बोल रहे हैं। ठीक है, अच्छा, अब कुछ जीन ऐसे होते हैं यूकैरियोट्स में भी जो कि नॉन स्प्लिट जीन होते हैं, जैसे जीन ऑफ हिस्टोन एंड इंटरफेरॉन प्रोटीन। ठीक है, हिस्टोन और इंटरफेरॉन प्रोटीन की जो जीन होती है वो नॉन स्प्लिट जीन होती है। आप लोग इसको याद रखिएगा, एग्जाम में आ सकता है। ठीक है, अच्छा, प्रोकैरियोट में क्या होता है, प्रोकैरियोट में स्प्लिट जीन नहीं होता ऐसा, मतलब या उनके हम कह सकते हैं कि वहाँ पे इंट्रॉन एब्सेंट होता है। ठीक है, ये ज़्यादा से ज़्यादा किस में देखने को मिलेगा, यूकैरियोट्स के केस में, किसमें, यूकैरियोट्स से। तो आप ये पूछ सकता है व्हाट इज स्प्लिट जीन, तो स्प्लिट जीन बता सकते हैं, द जीन विच हैव एक्सॉन एंड इंट्रॉन नोन एज स्प्लिट जीन। इंट्रॉन इज नॉन कोडिंग पार्ट और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस, एंड एक्सॉन इज कोडिंग पार्ट। तो अब जैसे अभी हमने देखा ना कि आरएनए स्प्लाइसिंग, तो आरएनए स्प्लाइसिंग में होता क्या है कि ये जो नॉन कोडिंग वाले पार्ट है ना, इनको रिमूव कर दिया जाता है और सिर्फ कोडिंग वाले पार्ट को क्या करके ऐड करके चेन बना ली जाती है। इसीलिए हम लोग ट्रांसक्रिप्शन के प्रोसेस में देखेंगे कि जब न्यूक्लियर आरएनए बनता है तो एचएनआरएनए बोलते हैं उसको, फिर जब प्रोसेसिंग के बाद उसको हम लोग क्या बोलते हैं, एमआरएनए बोलते हैं। क्यों, क्योंकि वहाँ पे जो न्यूक्लियर एचएनआरएनए है उसमें इंट्रॉन भी प्रेजेंट होता है, और जो प्रोसेसिंग के बाद आरएनए होता है उसमें इंट्रॉन रिमूव हो जाता है और वो मैच्योर्ड आरएनए होता है, और उसको हम लोग बोलते हैं एमआरएनए, मैसेंजर आरएनए। ओके, फिर वो प्रोटीन सिंथेसिस कर सकता है। तो ये भी होता है कि जो जीन कह सकते हैं आरएनए की साइज होती है एचएनआरएनए की वो बड़ी होती है इन कंपेयर टू प्रोसेस्ड आरएनए। ठीक है, जो प्रोसेसिंग के बाद बना है उससे बड़ी होती है। तो क्यों, क्योंकि वहाँ पे इंट्रॉन भी प्रेजेंट होते हैं, और जब प्रोसेसिंग के बाद इंट्रॉन रिमूव कर दिए जाते हैं तो क्या होता है, वो छोटा हो जाता है। तो ये भी आपसे पूछ सकता है कि साइज ऑफ द एचएनआरएनए मोर देन और लेस देन एमआरएनए, तो आप बता सकते हैं कि एचएनआरएनए की साइज बड़ी होती है। क्यों, ड्यू टू प्रेजेंस ऑफ इंट्रॉन। ठीक है, और इंट्रॉन क्या होता है, नॉन कोडिंग सीक्वेंसेस और इंटरवेनिंग सीक्वेंसेस। ठीक है, क्लियर है। और एक्सॉन क्या होता है, कोडिंग, ये प्रोटीन को कोड करने के लिए इसके पास इंफॉर्मेशन होती है। अच्छा, अब आते हैं ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो अभी हम सिस्ट्रॉन जब पढ़ रहे थे तो वहाँ पे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात आई थी। तो होता क्या है ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट, तो यूनिट क्या है, सेगमेंट ऑफ डीएनए, ठीक है, या पार्ट ऑफ डीएनए विच टेक्स पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन इज कॉल्ड ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। ठीक है, मतलब अगर आपके पास मान लीजिए ये डीएनए की ये लेंथ है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ इतना ही डीएनए जो है पार्टिसिपेट कर रहा है आरएनए की सिंथेसिस में, तो इसको बोलेंगे ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास होता क्या क्या है, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट के पास जो है एक तो प्रमोटर होता है, तो इस रीजन में एक आपको क्या मिलेगा, प्रमोटर मिलेगा। फिर स्ट्रक्चरल जीन होता है, मतलब जिसके पास वो सेगमेंट जो कि किसी न किसी प्रोडक्ट को कोड करेगा। ठीक है, तो स्ट्रक्चरल जीन हो गया। ठीक है, उसके बाद एक टर्मिनेटर होता है, मतलब उसके आगे प्रोटीन सिंथेसिस नहीं होगी, उसके अंदर रुक जाएगी। मतलब जो हमारे पास प्रोटीन कोडिंग वाला पार्ट है वो स्ट्रक्चरल जीन है। ये तो सब क्या है, इनिशिएट और टर्मिनेट करने वाले पार्ट हैं, लेकिन इस तीनों को मिला करके हम क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। तो ट्रांसक्रिप्शन यूनिट क्या होती है, सेगमेंट ऑफ डीएनए विच टेक पार्ट इन ट्रांसक्रिप्शन। ठीक है, ट्रांसक्रिप्शन क्या होती है, फॉर्मेशन ऑफ आरएनए स्ट्रैंड। तो अब देखिए क्या होता है, अब यहाँ पे डायग्राम के थ्रू भी हम लोग समझ सकते हैं। ये देखिए, ये क्या है,
ये स्ट्रैंड है ना 5 प्राइम टू 3 प्राइम, लेकिन जो यहाँ पे हम लोग देख रहे थे अभी कि जो टेम्पलेट स्ट्रैंड का ओरिएंटेशन होगा वो क्या होगा 3 प्राइम टू 5 प्राइम। क्यों? क्योंकि हमारे पास जो नया स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा आरएनए का वो किस डायरेक्शन में होगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। मतलब टेम्पलेट कौन सा स्ट्रैंड होगा, टेम्पलेट का ओरिएंटेशन 3 प्राइम टू 5 प्राइम होगा। ठीक है। अच्छा अब देखिए जो, तो ये हो गया हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड, ये ध्यान दीजिएगा। इसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड को एंटी सेंस स्ट्रैंड या नेगेटिव स्ट्रैंड भी बोल सकते हैं। ओके। दूसरा क्या होता है, जो उसके कंप्लीमेंट्री, अभी डीएनए की बात चल रही है, ये डीएनए के स्ट्रैंड है, ठीक है, उसके कंप्लीमेंट्री टेम्पलेट स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड को क्या बोलेंगे, कोडिंग स्ट्रैंड। क्यों बोलते हैं कोडिंग स्ट्रैंड, अभी बताता हूँ, या सेंस स्ट्रैंड या पॉजिटिव स्ट्रैंड। ठीक है, ये तीनों नाम आपको याद होने चाहिए। तो आपने देखा टेम्पलेट स्ट्रैंड को क्या बोल रहे हैं, एंटी सेंस स्ट्रैंड, नेगेटिव स्ट्रैंड और टेम्पलेट स्ट्रैंड। उसके कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड को हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड, सेंस स्ट्रैंड या पॉजिटिव स्ट्रैंड। तो ये तो था डीएनए का स्ट्रैंड। अब देखिए जो हमारे पास टेम्पलेट है उसके कंप्लीमेंट्री क्या बनेगा, आरएनए बनेगा। मान लीजिए ये आरएनए बन रहा है, इसके कंप्लीमेंट्री ये आरएनए का स्ट्रैंड है। अब ये आरएनए का स्ट्रैंड मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन है, ठीक है, और यहाँ पे थायमीन है टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन है, ठीक है, यहाँ पे ग्वानिन है, यहाँ पे साइटोसिन है। अब ये तो हमारे पास डीएनए का स्ट्रैंड चल रहा है ना, थायमीन, ग्वानिन, साइटोसिन। तो इस डीएनए के स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री क्या आएगा, यहाँ पे भी क्या आएगा, एडेनिन, साइटोसिन, ग्वानिन। अब आप देखिए ये डीएनए का स्ट्रैंड और ये आरएनए का स्ट्रैंड, इसमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस सेम है कि नहीं है, एडेनिन ग्वानिन, एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन, एडेनिन साइटोसिन ग्वानिन। मान लीजिए यहाँ पे एडेनिन हो टेम्पलेट स्ट्रैंड पे, तो यहाँ पे क्या हो जाएगा यूरेसिल, और डीएनए वाले में क्या हो जाएगा थायमीन। बस यही डिफरेंस होता है। अब देखिए यहाँ पे क्या डिफरेंस हुआ कि जो हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड है उस वहाँ पे क्या है, थायमीन है, बट जो आरएनए का स्ट्रैंड है वहाँ पे क्या है, यूरेसिल है। बस यही डिफरेंस होता है, थायमीन की जगह यूरेसिल होता है, और पूरा का पूरा आरएनए का स्ट्रैंड जो होता है वो किसके सिमिलर होता है, हमारे पास टेम्पलेट स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड के। इसीलिए टेम्पलेट स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड। तो टेम्पलेट स्ट्रैंड के जो कंप्लीमेंट्री डीएनए स्ट्रैंड है उसको हम क्या बोल रहे हैं, कोडिंग स्ट्रैंड बोल रहे हैं। इसीलिए कोडिंग स्ट्रैंड, अब समझ में आया कोडिंग स्ट्रैंड को बोलते हैं। और इसको हम लोग एंटी सेंस स्ट्रैंड क्यों बोल रहे हैं, टेम्पलेट स्ट्रैंड को, क्यों, क्योंकि बन तो इसी के कंप्लीमेंट्री रहा है, बट जो चेन मिल रही है वो एक्चुअल में है किसकी चेन, ये इस जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है, इसीलिए हम लोग इसे एंटी सेंस बोल रहे हैं। ठीक है, मतलब जो इन्फॉर्मेशन है एमिनो एसिड के लिए या कोडॉन है जो, ठीक है, वो किसके जैसा है, वो जो कंप्लीमेंट्री स्ट्रैंड है उसके जैसा है, इसके जैसा नहीं है। भले ही इसके कंप्लीमेंट बना रहा है बट इसके जैसा नहीं है। ठीक है, सेम चीज़ अगर हम इसके लिए देखें, अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड की तरह काम करेगा तो इसको हम लोग क्या बोल देंगे, कोडिंग स्ट्रैंड बोल देंगे। तो हमेशा याद रखिए जो टेम्पलेट स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन होगी क्या होगी, 3 प्राइम टू 5 प्राइम, और जो नया आरएनए का स्ट्रैंड बनेगा वो किस डायरेक्शन में बनेगा, वो बनेगा 5 प्राइम टू 3 प्राइम। किस डायरेक्शन में बनेगा, 5 प्राइम टू 3 प्राइम डायरेक्शन में, न्यू आरएनए स्ट्रैंड। जैसे हम लोग रेप्लिकेशन में भी देखते थे कि वहाँ पे जो डीएनए का स्ट्रैंड बन रहा था वो किस डायरेक्शन में बन रहा था, 5 प्राइम टू 3 प्राइम। अच्छा अब आइए और एक चीज़ देखते हैं, ये ट्रांसक्रिप्शन यूनिट की बात। तो यहाँ पे देखिए क्या है, प्रमोटर है और एक टर्मिनेटर है। तो ये तो आपको पता चल गया कि प्रमोटर और टर्मिनेटर होता है। तो प्रमोटर स्टार्टिंग साइड पे होता है और टर्मिनेटर एंड पॉइंट पे होता है। इन दोनों के बीच में, प्रमोटर और टर्मिनेटर के बीच में जो मेन कोडिंग जीन है उसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन। क्या बोल रहे हैं, स्ट्रक्चरल जीन। मतलब मेन जो हमारी प्रोटीन सिंथेसिस होगी वो किसके जैसी होगी, वो जो स्ट्रक्चरल जीन है वो बताएगी कि किस तरीके की प्रोटीन कोड होगी। तो इसको हम लोग क्या बोल रहे हैं, इस सेगमेंट को क्या बोल रहे हैं, इसको बोलेंगे हम लोग स्ट्रक्चरल जीन। ठीक है, तो इन तीनों को मिला करके हम क्या बोलते हैं, ट्रांसक्रिप्शन यूनिट। अब देखिए प्रमोटर के जस्ट जैसे स्ट्रक्चरल जीन स्टार्ट होगा ना, इसको हम लोग क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट या इनिशिएटर साइट। क्या बोलेंगे, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट, ट्रांसक्रिप्शन स्टार्ट साइट या इनिशिएटर साइट। प्रमोटर क्यों जरूरी होता है, प्रमोटर आरएनए पॉलीमरेज की बाइंडिंग करवाता है। ठीक है, यहाँ पे आरएनए पॉलीमरेज बाइंड करेगा और फिर चेन की सिंथेसिस स्टार्ट करेगा।
और मेन जो चेन स्टार्ट होगा सिंथेसिस वो स्ट्रक्चरल जीन वाला पोर्शन होगा। जैसे ही टर्मिनेटर रीजन आएगा वैसे ही यहाँ पे हमारा जो आरएनए पॉलीमरेज है वो डिटैच हो जाएगा और हमारी जो आरएनए चेन की सिंथेसिस है वो रुक जाएगी। तो आपने देखा प्रमोटर का क्या रोल होता है और टर्मिनेटर का क्या रोल होता है, और स्ट्रक्चरल जीन का क्या रोल है। स्ट्रक्चरल जीन का क्या रोल है कि मेन इसके पास इंफॉर्मेशन है कि कौन सी प्रोटीन सिंथेसाइज करनी है, कौन सी नहीं। तो पीछे जो हम लोगों ने समझा है वही यहाँ पे देखते हैं। तो देखिए वही लिखा है यहाँ पे कि आउट ऑफ 2 स्ट्रैंड 1 स्ट्रैंड इज टेम्पलेट स्ट्रैंड एंड अदर स्ट्रैंड इज कोडिंग स्ट्रैंड। और ओरिएंटेशन भी क्या है, देखिए यहाँ पे टेम्पलेट स्ट्रैंड की ओरिएंटेशन क्या होती है 3' to 5', और जो हमारे पास कोडिंग स्ट्रैंड है उसकी ओरिएंटेशन क्या है 5' to 3'। ठीक है। अच्छा, प्रमोटर रीजन कहाँ प्रेजेंट होता है? प्रमोटर रीजन प्रेजेंट एट 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। आपको याद रखना है 5' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड, नॉट 3' एंड ऑफ टेम्पलेट स्ट्रैंड। और जो हमारे पास इसी तरीके से टर्मिनेटर रीजन कहाँ प्रेजेंट होगा 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। कहाँ पे प्रेजेंट होगा 3' एंड ऑफ कोडिंग स्ट्रैंड। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। ठीक। फिर जैसा मैंने बताया था कि क्या करता है प्रमोटर रीजन, यहाँ पे जो सीक्वेंसेस होते हैं वो क्या करते हैं प्रोवाइड बाइंडिंग साइट फॉर आरएनए पॉलीमरेज, और आरएनए पॉलीमरेज प्रमोटर रीजन पे बाइंड करेगा और फिर हमारे न्यू चेन की सिंथेसिस करेगा। तो आपने देखा कि प्रमोटर रीजन का क्या इंपॉर्टेंस है, टर्मिनेटर रीजन का। टर्मिनेटर क्या होगा जहाँ पे पॉलीमरेज आरएनए पॉलीमरेज क्या करेगा चेन को छोड़ देगा, जिससे कि वहाँ पे हमारी जो आरएनए की स्ट्रैंड सिंथेसाइज हो रही थी वो इनहिबिट हो जाएगी। ठीक है। तो आपको ये चीज़ें याद रखनी है। फिर एक चीज़ और पूछता है, मान लीजिए आपको ये दिया हो 5' to 3' ये दिया है, और इसी तरीके से ये डीएनए के स्ट्रैंड है, ये किसके हैं डीएनए के स्ट्रैंड है, और 3' ये कुछ सीक्वेंस दिए हैं। तो आपको पता चल गया ना कि 5' to 3' जो होगा उसको हम लोग क्या बोलेंगे कोडिंग स्ट्रैंड, और 3' to 5' जो होगा उसको क्या बोलेंगे टेम्पलेट स्ट्रैंड। अगर हम लोग यही अपोजिट कर दें, अगर हम इधर से 3' to 5' काउंट करें तो क्या हो जाएगा ये टेम्पलेट की तरह हो जाएगा, और ये जो है 5' to 3' क्या हो जाएगा कोडिंग की तरह हो जाएगा। तो अभी हम लोग अपोजिट नहीं करते हैं, अभी जैसा है वैसे ही रीड करते हैं। ठीक है, इसी डायरेक्शन में। तो यहाँ पे देखिए ये जो दोनों डीएनए का स्ट्रैंड है, एक कोडिंग स्ट्रैंड है और एक टेम्पलेट स्ट्रैंड है। अब जो नया हमारे पास स्ट्रैंड सिंथेसाइज होगा उसकी ओरिएंटेशन और उसमें न्यूक्लियोटाइड के सीक्वेंस क्या होंगे, तो आप बताइए। अब आप बता सकते हैं क्या होंगे, टेम्पलेट स्ट्रैंड के कंप्लीमेंट्री, जैसे थाइमिन है तो यहाँ पे एडनिन हो जाएगा, ग्वानिन है साइटोसिन, ग्वानिन है साइटोसिन, साइटोसिन है ग्वानिन, एडनिन है तो थाइमिन तो होगा नहीं तो क्या हो जाएगा यहाँ पे यूरेसिल, ग्वानिन है तो क्या हो जाएगा साइटोसिन, थाइमिन है तो क्या हो जाएगा एडनिन। तो आप बता सकते हैं कि एमआरएनए का जो न्यूक्लियोटाइड है वो क्या होगा। ओके। अच्छा, अब अगर आपको यही चीज़ पूछ ले कि मान लीजिए आपको कोडिंग स्ट्रैंड दिया है, व्हाट विल बी द सीक्वेंस ऑफ आरएनए स्ट्रैंड, तो आप बता सकते हैं सेम होगा, बस जहाँ पे थाइमिन होगा वहाँ पे क्या लगा देंगे आप वहाँ पे यूरेसिल। मतलब आपको टेम्पलेट अगर स्ट्रैंड नहीं दिया है, कोडिंग स्ट्रैंड दिया है, तब भी आप जो है ट्रांसक्राइब आरएनए स्ट्रैंड बना सकते हैं, उसका सीक्वेंस बता सकते हैं। ठीक है। फिर नेक्स्ट देखते हैं कुछ क्वेश्चन हम लोग यहाँ पे डिस्कस करते हैं। जैसे मान लीजिए ये आपको सीक्वेंस दिया हो, क्या दिया है एडनिन ग्वानिन ग्वानिन थाइमिन एडनिन थाइमिन साइटोसिन ग्वानिन साइटोसिन एडनिन थाइमिन। ठीक है। फ्रॉम द कोडिंग स्ट्रैंड ऑफ अ जीन व्हाट विल बी द करस्पॉन्डिंग सीक्वेंस ऑफ द ट्रांसक्राइब्ड एमआरएनए। अब आप देखिए जो मैं पीछे भी बोला वही क्वेश्चंस में ये क्वेश्चन है, नीट में आया हुआ क्वेश्चन है। ठीक है। तो यहाँ पे अब ट्रांसक्राइब का क्या हो जाएगा, तो एडनिन एडनिन ही रहेगा, ग्वानिन ग्वानिन ही रहेगा, बस थाइमिन थाइमिन जहाँ पे है वहाँ पे क्या कर दीजिए यूरेसिल कर दीजिए। तो आप मैच करा लीजिए इसमें से, तो ये भी गलत हो जाएगा क्योंकि एडनिन जो है यूरेसिल नहीं लगेगा, क्योंकि यहाँ पे क्या हो जाएगा ये क्या है कोडिंग स्ट्रैंड दिया हुआ है, आपको एमआरएनए पूछ रहा। अगर ये टेम्पलेट स्ट्रैंड दिया होता तब तो एडनिन के कम्प्लीमेंट्री क्या आ जाता है यूरेसिल आ जाता, बट यहाँ पे आपको क्या दिया हुआ है, यहाँ पे आपको दिया हुआ है एडनिन और ये कोडिंग स्ट्रैंड है। तो कोडिंग स्ट्रैंड में सेम सीक्वेंस होता है, बस जहाँ पे थाइमिन होगा वहाँ पे क्या हो जाएगा एमआरएनए की चेन में वहाँ पे यूरेसिल हो जाएगा। तो ये भी गलत है, ये भी गलत है। अब यहाँ पे देखिए एडनिन ग्वानिन ग्वानिन ये सही है, क्योंकि यहाँ पे एडनिन ग्वानिन। चौथा भी क्यों गलत है ये देख लीजिए, एडनिन साइटोसिन साइटोसिन आ गया, इसके कंप्लीमेंट्री बोल दिया, तो कंप्लीमेंट्री वाले सारे गलत हैं। सेम होगा सीक्वेंस, बस थाइमिन की जगह क्या हो जाएगा यूरेसिल हो जाएगा। तो ये आंसर हमारा क्या हो जाएगा सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, mRNA इज सिंथेसाइज्ड इन DNA टेम्पलेट इन विच डायरेक्शन। अब किस डायरेक्शन में सिंथेसाइज होता है, मान लीजिए
डीएनए के स्ट्रैंड है, तो जो एमआरएनए सिंथेसाइज होता है वो 5 प्राइम टू 3 प्राइम होता है। किधर होता है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम। तो देखिए कौन सा ऑप्शन सही है? 5 प्राइम टू 3 प्राइम वाला। ओके, ये वाला। तो आंसर क्या होगा? बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। पार्ट ऑफ जीन विच कोड्स फॉर एन एंजाइम इज। तो अभी हम लोग पढ़े थे कि जो जीन का पार्ट है वो क्या करे? सिंथेसाइज करे किसी एक प्रोटीन को। एंजाइम क्या है? बेसिकली दे आर प्रोटीन्स। तो उस सेगमेंट को या उसको हम लोग क्या बोलेंगे? उस पार्ट को सिस्ट्रॉन बोलते थे ना। तो यहाँ पे देखिए इंट्रॉन दिया है तो नॉन कोडिंग पार्ट होता है। एक्सॉन क्या होता है? बस पार्ट होते हैं जो कि मिल करके हमारा पूरा का पूरा एक सीक्वेंस बनाते हैं। तो ये कह सकते हैं कि क्या होता है? ये भी स्मॉलर यूनिट है, ठीक है। कोडॉन तो होगा नहीं, तो जो हमारे पास आंसर होगा वो क्या होगा? सिस्ट्रॉन। तो यहाँ पे आपको याद रखना है कि सिस्ट्रॉन क्या होते हैं? द सीक्वेंस अ पार्ट ऑफ जीन विच कोड फॉर अ प्रोटीन और एंजाइम्स, ठीक है। तो इस तरीके से आप लोग देख रहे हैं कि जो प्रीवियस ईयर में क्वेश्चन आए हुए हैं कैसे आप लोग कॉन्सेप्ट को पढ़ के उनको सॉल्व कर सकते हैं। तो आप लोग लेक्चर को देखते रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड ग्रुप में भी शेयर करिए जिससे कि उनको भी बेनिफिट हो। ओके, थैंक यू।